एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज से हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है, तो इसे इजी वे में ही पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है दैट इज द टोटल वेलबींग ऑफ अ इंडिविजुअल। अब वो सोशियली, बिहेवियरली और फिजिकली, इमोशनली हर तरीके से हेल्दी होना ज़रूरी है अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नज़रिए से देखें। अब हमारा जो इंडिया है बच्चों, उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अवेयरनेस हर बंदे तक पहुँचे, हर कोई इस चीज़ से अवेयर हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था फैमिली प्लानिंग। 1951 में। ठीक है, ये इससे बहुत बार क्वेश्चन भी आया है। इस डेट को याद रखना इज कंपल्सरी। ठीक है, RCH। ठीक है बच्चों, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है दैट इज द टोटल वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल। वो सोशली, बिहेवियरली, फिजिकली और इमोशनली हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के नज़रिए से देखें, इंडिया ने बहुत सारे प्लान्स और प्रोग्राम्स बनाए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए, जिसमें से एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था जो कि 1951 में लागू हुआ था, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। अब बच्चों, अवेयरनेस किस किस माध्यम से दी गई? ऑडियो विजुअल, मतलब जो ऑडियोज के थ्रू, ठीक है, अवेयरनेस दी गई। प्रिंट मीडिया था, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज थी, लोगों को एजुकेट किया गया किस बारे में? बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, किस तरीके से मतलब आगे बर्थ होने से तुम लोग रोक सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या तरीका होता है, इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं होना, उसके बारे में लोगों को एजुकेट किया गया। केयर किस तरीके से होती है प्रेग्नेंट मदर्स की, पोस्टनेटल चाइल्ड की, जो चाइल्ड बॉर्न हो जाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अवेयरनेस दी गई, बहुत सारे लोगों को एजुकेट भी किया गया। अब देखो बच्चों, अगर किसी तरीके की अवेयरनेस नहीं होगी, कोई एजुकेशन नहीं होगी, इफ़ नो अवेयरनेस या नो एजुकेशन होगी, तो बच्चों लोगों को पता ही नहीं होगा किसी बारे में कि मतलब अगर ये सब नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी। लोगों को पता ही नहीं होगा कि चाइल्ड बर्थ को अब किस तरीके से कंट्रोल करना है, क्या करना है, उसके क्या मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो अगर ये सब नहीं होगा तो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी, बहुत सारे सोशल इवल्स आ जाएंगे, जिससे सेक्स अब्यूज़ बढ़ सकता है, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन सब से बचने के लिए ये सब स्टेप्स लिए गए। ठीक है, जिससे एक अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। क्या हो? अच्छी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। अब देखो बच्चों, हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में उसका इंट्रो तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन उसमें एक टर्म है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। इसके अंदर क्या होता था बच्चों कि ये ना बच्चे के जन्मने से पहले किया जाता था, मतलब डन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, फॉर डिटेक्टिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये जो तरीका, ये जो एमनियोसेंटेसिस है ना, इसके अंदर क्या होता था कि इसको बच्चे के पैदा होने से पहले किया जाता था। मतलब जब वो बच्चा मदर की वॉर्म में होता था, तो वो जिस एमनियोटिक फ्लूइड में होता था ना, उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता था। ठीक है, उसको इंजेक्शन से निकाला जाता था। क्यों निकाला जाता था? फॉर डिटेक्टिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका मेन एम तो यही था, लेकिन इससे क्या होता था, फीटल सेक्स के बारे में भी पता चल जाता था कि वो मेल है या फीमेल है, जो भी है, तो उसके बारे में भी पता चल जाता था। अब मैं बात करूँ कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर बेसिकली पता चलते थे, तो डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स का पता लग जाता था। ठीक है, अब फीटल सेक्स की डिटर्मिनेशन को भी ये चीज़ पता लगाती थी। इससे क्या हुआ, फीमेल फीटिसाइड बढ़ने लग गया। ठीक है, अब वो इतना बढ़ गया कि अब उसको गवर्नमेंट को बैन करना पड़ गया, है ना। अब लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लग गए। फीमेल है, अबॉर्शन करा दिया। ठीक है, किसी को मेल नहीं चाहिए, अबॉर्शन करा दिया। ये चीज़ें बढ़ने लग गई, तो हमारी गवर्नमेंट को इसे ना चाहते हुए बैन करना पड़ गया। ठीक है, क्या बैन किया? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन बैन किया है।
अभी भी होता है, ये ऐसी बात नहीं है, होता अभी भी है, लेकिन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब मेल है या फीमेल ये चीज़ बैन करी गई है, लेकिन स्टिल ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए परफॉर्म होता है, इजंट इट। तो अब हम चलते हैं कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर। इफ मैं बात करूँ सहेली की, सो इट इज़ अ पिल, ठीक है, ये एक पिल है, ओरल कंट्रासेप्टिव है, मतलब इसे ओरली लिया जाता है, ओरली तो पिल्स ही ली जाती है, दवाइयाँ ही ली जाती है, ठीक है, गोलियाँ, ठीक है। अब इसको किसने CDRI ने रिसर्च करके बनाया है, दैट इज सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो बेसिकली जो सहेली, ये जो ओरल पिल है बच्चों, इट इज़ नॉन स्टीरॉइडल एंड नॉन हार्मोनल। क्या है ये नॉन स्टीरॉइडल और नॉन हार्मोनल है, नॉन स्टीरॉइडल नॉन हार्मोनल है, ठीक है बच्चों, हार्मोनल, ठीक है। तो सहेली इज बेसिकली ओरल कंट्रासेप्टिव, किसने बनाई थी, ये CDRI ने, सेंट्रल रिसर्च ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये नॉन स्टीरॉइडल है, नॉन हार्मोनल है, और ये वंस अ वीक पिल है, इसे एक बार लेनी होती है, वंस अ वीक पिल है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये एक चार्ट दिया हुआ है NCERT में, जिसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन को डिफरेंशिएट कर रखा है। इसे याद, या तो तुम इसे साथ साथ बना लो, ठीक है। 2 बिलियन 1900 में थी, 6 बिलियन 2000 में, 7.2 बिलियन 2011 में, 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया में, 1.2 बिलियन थी 2011 में। बेटा मुझे डाटा याद नहीं आ रहा है कि 2000 में कितनी थी, एक बार आप NCERT में से देख के इसमें ऐड कर लेना, बाकी ये टेबल बना लो, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बनाओ इसे। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली बात आती है कि रैपिड डिक्लाइन, है ना। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि रैपिड डिक्लाइन हो गया है डेथ रेट में, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीज़न है कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। MMR का डिक्लाइन होना, MMR बोले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। पहले के टाइम में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इतनी अच्छी एडवांसमेंट नहीं थी, तो कभी वो तुमने सीरियल्स में भी देखा होगा कि माँ या बच्चे में से एक को बचा सकते हैं टाइप्स, है ना। तो वो चीज़ अब नहीं होती, वो कम हो गई है, तो इसीलिए पॉपुलेशन भी बढ़ रही है ना। डेथ रेट कम हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई। तो ये कुछ रीजंस है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में एक पीक आ रहा है। पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स तो हमने पढ़ी कि वो क्यों बढ़ रही है, ठीक है, क्या क्या डिक्लाइन हुआ किस किस चीज़ में। तो भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ लाना पड़ेगा ना, पॉपुलेशन का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, ऐसे तो भैया सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए हमने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्टेब्लिश करे, जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, सबसे कम या फिर उसके साइड इफेक्ट्स ही ना हो, ऐसी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, है ना, और सेक्सुअल ड्राइव को भी इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो ऐसे कंट्रासेप्टिव हमें चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कंट्रासेप्टिव में से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो तुम्हारा एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अब देखो मैं बात करूँ कंट्रासेप्टिव मेथड्स की, हमने पढ़ा कंट्रासेप्टिव के कैसे कैसे हमें होने चाहिए हैं, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह बहुत सारे उसके पढ़े हमने फीचर्स। तो अब कंट्रासेप्टिव मेथड्स में नेचुरल भी आते हैं, कुछ इंजेक्टेबल भी होते हैं, IUDs इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस भी होते हैं, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, वेरियर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। शुरू करते हैं हम नेचुरल मेथड से। नेचुरल मेथड में क्या क्या आता है, तो देखो नेचुरल मेथड की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आती है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब देखो नाम से तुम्हें समझ आ रहा होगा कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देखो एक फीमेल का साइकिल अगर मैं मान के चलूँ 28 दिन का होता है, ठीक है, एक फीमेल का साइकिल अगर 28 दिन का होता है, तो ये वो पीरियड है जब उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई है। उस ड्यूरेशन में कोइटस में अवॉइड करना है, ठीक है, उसे ही पीरियोडिक एब्स्टिनेंस बोला जाता है। मतलब मैं इसका 28 दिन का है तो मैं इसका ओवल्यूशन 14 दिन का मान के चलूँ, ठीक है, 14 दिन का मान के चलो, ठीक है। तो हमें कुछ एक ड्यूरेशन, एक पीरियड तक हमें कोइटस नहीं करना होता,
ठीक है, उसे बोला जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब देखो इसके ना फेलियर बहुत तगड़े हैं। कुछ ज़रूरी थोड़ी है हर एक फीमेल का साइकिल 28 दिन का हो, या इस बार 28 दिन का है तो अगली बार भी 28 दिन का होता है। हो सकता है 26 दिन का हो सकता है 24 दिन का ही हो, वो किसी के हाथ में थोड़ी है। तो इसके फेलियर चांसेस बहुत ज़्यादा थे। दूसरे मेथड की बात करते हैं, आता है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। इसके अंदर द मेल पार्टनर withdraws penis from the vagina just before ejaculation. The male partner withdraws the penis from the vagina just before ejaculation. ठीक है, इससे क्या होगा? इजैकुलेशन नहीं होगा, इंसेमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसके भी चांसेस फेल होने के हैं, ठीक है। तीसरा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, वो भी बढ़ता है। अच्छा, लैक्टेशनल एमिनोरिया का जो पीरियड होता है वो होता है 6 महीने का, ठीक है, 6 मंथ का, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मदर के अंदर प्रोलैक्टिन होता है ना, प्रोलैक्टिन, उसका अमाउंट हाई होता है, ठीक है। एब्सेंस होते हैं इसमें मेंसेस की, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 6 महीने के लिए एब्सेंट होती है। मतलब वो 6 महीने तक अगर कोइटस करती है अनप्रोटेक्टेड भी, तो भी कहीं ना कहीं बच्ची रह सकती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बच सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन ना हो, पर इसके चांसेस भी हाई है फेल होने के, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि 6 महीने का ही पीरियड हर फीमेल में हो, ठीक है, पूरे 6 महीने, कईयों में 4 भी मैंने देखा है, कईयों में 5 भी होता है, तो इट इज़ नॉट बेसिकली बिकॉज 6 महीने से ऊपर अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा भी रही है तो भी कोई मतलब नहीं है ना, तो उसके बाद ये चीज़ काम नहीं करेगी। 6 महीने तक तो मान लो चलो प्रोलैक्टिन हाई है, मेंसेस नहीं हो रहा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही, तो एक तरीके से ये भी एक नेचुरल मेथड है, एक कंट्रासेप्टिव है ये। आगे पढ़ते हैं, आ जाओ बेटा, अब पढ़ते हैं बेरियर मेथड्स के बारे में। हमने नेचुरल मेथड में 3 मेथड पढ़े, अब बात करते हैं बेरियर मेथड्स की। तो बेरियर मेथड्स में क्या होता है, अवॉइड ओवम एंड स्पर्म मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बेरियर्स। अब देखो बेरियर मेथड में तो सीधा सीधा नाम ही समझ आ रहा है कि कुछ तो बेरियर आ रहा है जिससे ओवम और स्पर्म दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आता है, देखो सबसे पहले जो ये बेरियर्स होते हैं ना बच्चों, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। देखो लिखते लिखते अगर बच्चे स्पेलिंग में गलती हो जाए ना, तो ये मत समझना कि मैडम को स्पेलिंग नहीं आती, ध्यान पढ़ाने में रहता है तो स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो सॉरी फॉर दैट, पर ये मत समझना मुझे स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है। तो कॉन्डम्स सबसे पहले आता है इसमें कॉन्डम्स, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं, है ना। तो क्या होगा, मेल्स में जब सीमन इजैकुलेट होगा, है ना, सीमन इजैकुलेट होगा तो बेरियर आ रहा है बीच में, ठीक है, तो वो अंदर जाएगा नहीं तो कंसेप्शन होगा नहीं, ठीक है। निरोध एक इसकी पॉपुलर ब्रांड है बच्चों, निरोध इसकी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, और ये जो कॉन्डम्स होते हैं दैट प्रोटेक्ट द एसटीडीज और एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रोटेक्ट करता है, और एड्स जैसी बीमारी एचआईवी को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब जो ये बेटा ये जो कॉन्डम्स होते हैं ना, दैट शुड बी सेल्फ इंसर्टेड और डिस्पोजेबल, ठीक है, ये होते हैं सेल्फ इंसर्टेड, तुम इसके नीचे पॉइंट बना के लिख सकते हो, दे आर सेल्फ इंसर्टेड और डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। तो बेरियर मेथड्स में हमें सबसे पहला मेथड समझ आ गया, अब चलते हैं दूसरे पे। अब बेरियर मेथड्स में दूसरा पढ़ते हैं कि फीमेल्स कैन यूज, ठीक है, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ठीक है, वॉल्ट्स, है ना, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये सिर्फ फीमेल्स यूज कर सकती है, ठीक है, सिर्फ फीमेल्स के लिए बना है। ये रीयूजेबल होते हैं बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार, कि ये रीयूजेबल होते हैं, इंसर्टेड इनटू फीमेल, फीमेल में इंसर्ट होते हैं, अभी भी बताया, और ये इंसर्ट होता है फीमेल में, तो ये क्या करता है जिससे ये क्या करेगा कि जिससे स्पर्म की एंट्री बंद हो जाए, ये क्या है,
सर्विक्स को कवर कर लेता है, ठीक है। सर्विक्स को कवर कर लेगा तो स्पर्म की एंट्री हो गई नहीं, स्पर्म की एंट्री होगी नहीं, स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो कंसेप्शन भी नहीं होगा, सिंपल। स्पर्म की एंट्री ही नहीं होगी तो कंसेप्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये ना ये जो बैरियर्स हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स है, ये अकेले काम नहीं करते, ठीक है। इनके साथ स्पर्मेसिडल क्रीम्स होती है, जाली फॉर्म्स होते हैं, बैरियर्स होती है, तो ये सब इनके साथ यूज करना पड़ता है इनको इंसर्ट करने के लिए। आगे चलते हैं आईयूडीज पे, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। बेटा ये है आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, ठीक है। अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि वर्ड आ रहा है इंट्रा यूटराइन, यूटराइन आ रहा है मतलब ये यूट्रस में इंसर्ट हो रही है। बेटा ये मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड होता है, फीमेल्स अपने इंडिया में फीमेल सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट पसंद करती है इसी को ही, आईयूडीज को ही, क्योंकि एक बार इसे इंसर्ट करवा लिया किसी डॉक्टर या नर्स के थ्रू तो वो फ्री है, ठीक है। आईयूडी किसी ने इंसर्ट करा ली अगर किसी फीमेल ने, उसका ड्यूरेशन, उसको जितना गैप चाहिए दूसरे बच्चे के बीच में, ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जितना गैप चाहिए उस हिसाब से आईयूडी लग जाती है। तो उसने एक बार लगवा लिया, वो फ्री है, बार बार का झमेला नहीं है, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड होता है। लेकिन ये इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और नर्सेज होता है, सिर्फ एक प्रोफेशनल डॉक्टर या नर्स ही इसको इंसर्ट कर सकती है। ये क्या करता है, डिले कर देता है प्रेगनेंसी को, है ना। अंदर का जो यूट्रस का माहौल है वो कहीं ना कहीं चेंज कर देता है, ठीक है, जिससे कि प्रेगनेंसी डिले हो जाती है और स्पेस बिटवीन चाइल्ड, 2 बच्चों के बीच में जितना स्पेस चाहिए, जितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए स्पेस चाहिए, वो स्पेस हो जाता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिससे मैंने तो बहुत बार ये क्वेश्चन आते हुए देखा है, तो उसे तो बिल्कुल कॉपी में स्टार पॉइंट लगा के लिखना है, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा है नॉन मीडिएटेड आईयूडीज, जिसके अंदर एग्जाम्पल है लिपिस्लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में आता है कॉपर T7 मल्टीलोड 375, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज में आता है प्रोजेस्टेरॉन LNG-20। अब ये जो कॉपर टी है ना, ये कॉपर टी क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है, ठीक है। इसका काम होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी कम कर देती है, ठीक है। अब जब स्पर्म की मोटिलिटी ही कम हो जाएगी तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो ये 2 इसके फंक्शन है। आगे और पढ़ते हैं आईयूडीज के बारे में। ये आईयूडीज होती है ना, ये स्पर्म के फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है। सो आईयूडीज इंक्रीज द स्पर्म फैगोसाइटोसिस। और जो हार्मोनल वाली आईयूडीज होती है ना, वो एक तो ओव्यूलेशन को रोकती है, ठीक है। दूसरा आता है कि मेक यूट्रस इनहॉस्पिटेबल, ठीक है, मतलब एक सूटेबल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, मतलब वो यूट्रस में एक अनसूटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती है। जब सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया तो जब स्पर्म्स आएंगे ना, वो अपने आप ही उसको अंदर सर्विक्स के अंदर उसमें में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना, क्योंकि वहाँ का जो म्यूकस है वो स्पर्म को उस स्पीड और वो मोटिलिटी नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसलिए लिखा है मेक यूट्रस इनहॉस्पिटेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो बच्चों ओरल कंट्रासेप्टिव्स पे। अब ओरल कंट्रासेप्टिव के अंदर बच्चों 2 चीज़ें आती है, एक होती है मिनी पिल और एक होती है कॉम्बिनेशन पिल। ध्यान देने वाली बात क्या है कि मिनी पिल के अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है और कॉम्बिनेशन पिल के अंदर, कॉम्बिनेशन से मतलब किसी ना किसी 2 चीज़ का रोल है, ठीक है। तो इसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों आ जाते हैं, समझे। मिनी पिल प्रोजेस्टेरॉन होता है और कॉम्बिनेशन पिल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। अब जो ये ओरल कंट्रासेप्टिव है ना बच्चों, बहुत इफेक्टिव होते हैं, इट इज़ वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट्स। अब इसमें सबसे पहले आता है सहेली, जिसे वंस अ वीक पिल बोला था हमने, ठीक है। तो एक बार उसको भी समझ लेते हैं। ये है सहेली, अभी हमने पढ़ा था लेकिन फिर से एक बार कंट्रासेप्टिव के साथ इसको देख लेते हैं कि इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल, ठीक है, इट इज़ अ नॉन स्टेरॉइडल पिल, ठीक है, विद यूजिंग अ वंस अ वीक पिल। ये वंस अ वीक पिल है, नॉन स्टेरॉइडल है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं और एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स, ठीक है, इसे फीमेल्स द्वारा ही एक्सेप्टेड किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चों, इंजेक्ट और इम्प्लांट की बात करूँ ना, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने हार्मोनल जैसे ही काम करते हैं। इनको इंजेक्ट किया जाता है या फिर इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। इम्प्लांट्स ना ऐसे कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में तो डायग्राम भी दिया हुआ है ना, माचिस की तीली सी टाइप अरेंज कर रखी है, तो तुम देख सकते हो।
ठीक है। अब ये लॉन्गर टाइम के लिए इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब इसमें वही बात है हार्मोनल वाली, या तो ईस्ट्रोजन प्रेजेंट होगा या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। या तो ईस्ट्रोजन होगा या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट होंगे, इजंट इट। अब देखो, ये तो हमने बात करी कंट्रासेप्टिव की कि हम अभी तो स्पर्म और ओवम को मीट होने से बचा रहे हैं, बेसिकली फर्टिलाइजेशन होने से बचा रहे हैं। अब अगर कंसेप्शन हो गया है ना, अब हो गया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो हो जाती है बच्चों इमरजेंसी। उसके लिए क्या है, इमरजेंसी मेथड्स है, वो भी पढ़ के देख लेते हैं। जो मैं इमरजेंसी मेथड की बात करूँ तो इमरजेंसी में लगाए हुए मेथड्स ही होते हैं। अब इसकी खास बात क्या होती है कि इसको 72 आवर्स के अंदर अंदर ही लगाना होता है, उसके बाद कुछ नहीं हो। 72 आवर्स के अंदर अंदर ही हमें यूज़ करना होता है, जिसमें हम या तो डॉक्टर के पास जाके आईयूडी का यूज़ कर सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, या फिर फटाफट से एक पिल ले लो। आई पिल भी होती है एक, ठीक है, आई पिल भी होती है, मार्केट में मिलती है, मेडिकल पे आई पिल भी होती है। ये भी कुछ हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर देती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन रुक जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये इसकी एक शर्त होती है कि विद इन 72 आवर्स ही होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर्जिकल मेथड्स एंड स्टरलाइजेशन। अब देखो, सर्जिकल मेथड से मतलब तुम्हें ये तो समझ आ रहा होगा किसी चीज़ की सर्जरी हो रही है, ठीक है। अब इसका सर्जरी से इस कंसेप्शन को रोकने का क्या मतलब निकला, ठीक है। तो इट बेसिकली ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। इस मेथड के अंदर ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स ही ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मैं ये नहीं बोल रही कि गैमेटोजेनेसिस बंद हो जाएगा, नहीं, गैमेटोजेनेसिस होगा लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली गैमेट्स का ट्रांसफर को ब्लॉक कर रही है। अब इसमें दो चीज़ें आती है, ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। क्या क्या आता है, ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी और वेजेक्टोमी, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ट्यूब से समझ आ रहा है, ट्यूब है ना, तो ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। इसमें क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब्स आर कट एंड टाइट। उसको फिलोपियन ट्यूब्स है ना, उनको काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है, जिससे कि गैमीट ट्रांसफर होएगा ही नहीं और कंसेप्शन होगा नहीं, सीधी सी बात है। अब जैसे ट्यूबेक्टोमी होता है वैसे वेजेक्टोमी होता है। इसके अंदर एक मेल की वाज डिफरेंस, टाइड एंड कट, और कट और टाइड वट एवर इट इज, तो इसमें इसकी वाज डिफरेंस को किया जाता है। अब इसमें भी वो तो बन रहे हैं, गैमीट्स तो बन रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो रहे, है ना, ट्रांसफर नहीं हो रहे। इससे ना किसी चीज़ की सेक्सुअल डिजायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये उस चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये तो एक मेथड है जो कि एक कंसेप्शन का ही मेथड है, ठीक है। कंसेप्शन के भी हमने तरीके पढ़े, ठीक है, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से स्पर्म और ओवम को मीट करने से रोका जा रहा है, बेरियर मेथड्स पढ़े, सब कुछ पढ़ा। पर अब अगर प्रेगनेंसी हो ही गई, अब क्या किया जाए, अब उसको टर्मिनेट तो करना है, ठीक है। प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2017 में लागू हुई, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2017 में लागू हुई। इसने इलीगल एबॉर्शंस को रिड्यूस किया और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ना, इसका बहुत लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाया था, ठीक है। मतलब एबॉर्शन ज़्यादा होने लग गए थे, बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी, तो वो भी पढ़ेंगे आगे। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि ये 2017 में आया था, इससे इलीगल एबॉर्शन और MMR रिड्यूस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों की है, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों की है तो हमें एक डॉक्टर, एबॉर्शन के लिए एक डॉक्टर का कंसर्न चाहिए, ठीक है। और अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो वो हो जाता है बेटा रिस्की, उसके लिए हमें 2 डॉक्टर की कंसर्न तो चाहिए। अब हर साल बेटा 45 to 50 मिलियन MPPs होती है। डाटा याद रखना है हमको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 45 to 50 मिलियन MPPs होती है, जो कि 1/5 क्या है, 1/5 ऑफ द टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है।
ये तो एवरी ईयर का डाटा है। तो 12 वीक से ज़्यादा है एक डॉक्टर की कंसर्न, 12 वीक है एक डॉक्टर की कंसर्न, 12 वीक से ज़्यादा है 2 डॉक्टर की कंसर्न। हर साल 45 to 50 मिलियन MTPs होती है, जो कि 1/5 है टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का। आगे बढ़ते हैं हम STDs के बारे में। STDs बोले तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो इसके अंदर 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, जो बैक्टीरिया से होती है और जो वायरल होती है और जो प्रोटोजोन से होती है। ठीक है, स्पेसिफिक पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडियासिस। ठीक है, वायरल में जेनाइटल हर्प्स से जेनाइटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV, प्रोटोजोन से ट्राइकोमोनासिस। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। अब बात आती है कि कौन कौन सी क्योरेबल नहीं है। कौन कौन सी क्योरेबल नहीं है? एक तो हेपेटाइटिस बी, ठीक है, एक HIV और एक जेनाइटल हर्प्स, तीनों। ठीक है, तीनों चीज़ क्योरेबल नहीं है। क्या क्या? एक तो HIV, एक जेनाइटल हर्प्स और HIV, जेनाइटल हर्प्स और हेपेटाइटिस बी। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसमें इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है ना, और स्लाइट पेन है, स्वेलिंग है और कुछ अनईजीनेस फील हो रही है। सो दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ STDs। हमें जितनी जल्दी हो सके, ज़रा भी चेंज दिखता है तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या रिस्क है? PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नाम याद रखना है, आ सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर, ये सब हो सकता है। देखो बच्चों, अब हम STDs के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। अवॉइड हैविंग सेक्स विद द मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वाइटस। कॉन्डम्स का यूज करें क्वाइटस के टाइम पे। गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर इफ एनीथिंग अनकंफर्टेबल अपीयर्स, मतलब कुछ अनईजीनेस हो रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करो।